हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। मैं अमन आपका एजुकेशन लाइब्रेरी में स्वागत करता हूँ। आज हम 9th टॉपिक पढ़ रहे हैं। 9th क्लास हमारी है और 9th टॉपिक पढ़ रहे हैं बाल विकास का। और ये जो बाल विकास है सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसे कि नीट, CGET, SET और सभी जो TET एग्जाम होती है उसमें सभी में ये टॉपिक जो रहेगा ये मान ले रहेगा। अब सबसे पहले हम व्यक्तित्व की अगर बात करें तो व्यक्तित्व होता क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि व्यक्तित्व और परीक्षण। तो हम पहले व्यक्तित्व समझेंगे कि व्यक्तिगत क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं या फिर उसके परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं हम एक व्यक्तित्व। आगे हम देखेंगे व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व जो रहता है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व जो रहता है लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक। ज़्यादातर जो भी शब्द आते हैं वह लैटिन भाषा के रहते हैं, जो भी शब्द रहते हैं लैटिन भाषा के आते हैं। परंतु एक जो रहता है गेस्टलवाद, यह जर्मन शब्द है। आप सिर्फ खाली आपको जर्मन शब्द में सिर्फ गेस्टलवाद मिलेगा। इसके अलावा जितने भी बाल विकास से संबंधित शब्द रहेंगे, ठीक है, वह आपको लैटिन भाषा से मिलेगा। अब बात वापस हम व्यक्तित्व पे आ जाते हैं। जो व्यक्तित्व रहता है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के जो शब्द है ये शब्द बनाए मुखौटा, परसोना या एक नाटक कला, एक नाटक कला। इस प्रकार से हम व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। और व्यक्तित्व को किस प्रकार से यूनान में, लैटिन में बताया गया। तो यूनान जो रहता है, यूनान एक देश है और देश में लैटिन जो भाषा रहती है उसमें एक प्रकार से यूनान का नाटक पर रहता है, ठीक। यूनान का नाटक रहता है जिसमें व्यक्तित्व परिभाषित रहते हैं, ठीक है, परिभाषित रहते हैं। जिस प्रकार से आप अभी अयोध्या में राम लीला हो रही है, ठीक, नाटक हो रहा है। वहाँ पर कोई राम बना हुआ है, कोई हनुमान बना हुआ है, ठीक है, कोई राम जी बने, कोई हनुमान जी बने, कोई सीता जी बने। इस प्रकार से अलग अलग पात्र बने हुए और अलग अलग जो पात्र है वह पात्र, जैसे कि जो राम जी है तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब जो राम बने हुए वह मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वहां पर वो गुस्सा नहीं कर सकते नाटक करते। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम के विपरीत है। जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, ये एक व्यवहार रहता है, ठीक है, संवेग रहता है, पर व्यक्तित्व व्यवहार भी रहता है। इस प्रकार से एक नाटक कला रहती है, इस प्रकार से इसका रहता है। अब जो व्यक्तित्व रहता है वह दो भागों में बना है, व्यक्ति, इसका अलावा तत्व, ठीक। व्यक्ति को हम सकारात्मक रूप से देखते हैं और तत्व को हम नकारात्मक रूप से देखते हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व दो शब्दों में मिलकर बना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दो भाग बताए, प्राचीन और आधुनिक। यहाँ कहा गया है कि जो प्राचीन रहता है उसमें व्यक्ति का परीक्षण या व्यक्तित्व जो रहता है उसको हम बाहरी तरीके से देखते हैं, जैसे कि उसका पहनावा किस प्रकार से है ना। जैसे कि मान लो राजस्थान में किस धोती और जैकेट और गमछा, ठीक, टोपी पहनते हैं। या फिर अगर हम बात करें पंजाबी की, तो पंजाब में कैसे छापा बांधते हैं, ठीक, जो पगड़ी पहनते हैं। इस प्रकार से जो पहनावा रहता है ये हम बाहरी तरीके से देखते हैं। इसके अलावा शरीर रचना रहती है। शरीर रचना मान लीजिए जैसे कि कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, कोई पतला व्यक्ति है, या फिर इस प्रकार से जैसे कि व्यक्ति का संरचना जो रहती है या वेशभूषा रहती है। वेशभूषा और परिभाषा एक पहनावा एक प्रकार से सही रहता है, दोनों का सेम रहता है। परंतु आधुनिक की बात करें तो ये तो हमने प्राचीन का समझा कि प्राचीन में किस प्रकार से समझा जाता था, देखा जाता था। परंतु आधुनिकता की बात करें, आधुनिकता में बाहरी और आंतरिक, प्राचीन में सिर्फ बाहरी चीज़ों के परीक्षण होता था। आधुनिक जो रहते हैं, आधुनिकता में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से, ठीक, दोनों प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि आंतरिक गुण, ठीक, बोलने का तरीका किस प्रकार से बालक बोल सकता है या किस प्रकार से हमको समझा सकता है, या फिर उसका व्यवहार कैसा रहता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्रोध रहता है, एकांत प्रिय रहता है, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक रचना रहती है, शारीरिक रचना हमने जो समझी, इस प्रकार से व्यक्तित्व को दो भागों में देखते हैं। अब आगे हम इसमें परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषाएं जो रहती है, तो सबसे पहले वाटसन ने जो परिभाषा दी है, तो वाटसन जो है ये व्यवहारवाद
के जनक है। ठीक, आपको याद रखना पड़ेगा जो वाटसन जो थे उन्होंने अंतशास्त्रीय जो सिद्धांत है उसके पहले वो बताया था खरगोश के ऊपर एक जो खरगोश रहता है। इस प्रकार से जो सिद्धांत में आप देख सकते हैं जाकर सिद्धांत का सेक्टर। और ये वाटसन ने जो परिभाषा दी कहा है कि हम जो भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो परिभाषा रहती है उसमें से कोडिंग वर्ग पकड़ना है एक अक्षर का। ठीक है, ये किस प्रकार से याद करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि हम जो भी करते हैं, वाटसन क्या बोल रहा है, हम जो भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सन क्या है, सूर्य है। ठीक, सूर्य है सन का हिंदी है सूर्य। अब यहाँ पर लिखा है सूर्य अगर गर्मी देगा तो हमको उसके हिसाब से रहना पड़ेगा, ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे या फिर ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे कि हमको गर्मी कम लगे। अगर सूर्य कम अगर हमको रोशनी देगा, धूप देगा, ठीक है, तो हमको ठंड लगेगी, तो हमको फिर उसके हिसाब से रहना है। मतलब यहाँ मतलब यही है इसका कि हम जो भी करते हैं, है ना, हम जो भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। आगे हम गिलफोर्ड की देखेंगे। ठीक, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि जो सिद्धांत है वो दिया था, हमने बुद्धि के चैप्टर में पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। तो गिलफोर्ड में बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, जो व्यक्तित्व का व्यवहार रहता है वो व्यक्ति के जो गुण रहते हैं, आंतरिक या बाहरी जो भी गुण रहते हैं, उनका एक योग है। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे, गिल से गुण मतलब ग से ग, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हम गुण वर्ग की बात करें तो गुण वर्ग में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो वर्ग रहता है वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, वर्ग जो रहता है वह वर्ग हो जाता है। अब ये जो वर्ग करेगा मैं इसको आपको परिभाषा में निकाल के बता दूंगा। यहाँ लिखा है व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण, है ना, तो आप व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है, ठीक है, अगर आपको जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे को बोल देते ना कि कोई व्यक्ति आएगा तो आपको थोड़ा गुस्सा में बताना है। ठीक है, तो आप उसका व्यवहार पैदा कर रहे हो। ठीक है, आप बच्चे को जैसा बोलोगे वही वैसा करेगा। तो उस प्रकार से व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है वो वर्क करता है, मतलब कार्य करता है। ठीक है, संपूर्ण गुणात्मकता है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन ने दी है, तो वैलेंटाइन ने परिभाषा दी कि जो जन्मजात रहता है, ठीक है, जन्मजात व्यवहार किसी का रहता है, जैसे कोई बालक शर्मिला रहता है जन्म से ही, या फिर किसी जो अर्जित किया हुआ है किसी ने, ठीक है, कोई किसी ने सीखा हुआ है, तो इन दोनों का जो योग है उसने वैलेंटाइन ने परिभाषा दी है। अब बोरिंग है जो, ठीक है, तो बोरिंग जो है वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन। ठीक है, बोरिंग ने बताया, अगर आप मान लीजिए क्लास में आते हैं स्कूल में, अब वहाँ पर कोई टीचर आपको मैथ से पढ़ाता है। अब वहाँ की जब आपको टीचर आपको पढ़ा रहा है, जब आपने उस मैथ्स में अपने आप को समायोजन कर लिया है, ढाल लिया है, तो आप बोर नहीं होगे, है ना। और अगर डाल लिया है तो आप बोर नहीं होंगे, और अगर आपने नहीं डाला है तो आप बोर हो गए। इस प्रकार से आप यहाँ पर याद कर सकते हो वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन। ठीक है, जब भी आप नए वातावरण में जाओगे तो आपको समायोजन करना जरूरी रहेगा। अगर समायोजन नहीं करोगे तो उस प्रकार से जरूरी नहीं। अब मन ने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और अर्जित प्रगति का योग है। ठीक है, हमने वंशानुक्रम पढ़े हुए, वंशानुक्रम में बताया है कि व्यक्तित्व किस प्रकार से परिभाषित करता है। ठीक है, तो अर्जित प्रगति का योग है। अब आलपोर्ट बताया है, आलपोर्ट ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। ठीक, अब इस बहुत बड़ी परिभाषा है, इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए आप कुछ नहीं कहिए, आलपोर्ट मतलब आल का मतलब बहुत सारा, ठीक, यह सभी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक की बात हो रही है। मनोदैहिक में मन के अंदर की बात, शरीर की बात, मतलब जो एक व्यक्ति रहता है उसके मन और शरीर, अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा, ये सभी मिलाकर गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, जो वातावरण के साथ में समायोजन कर लेता है। तो आप कुछ नहीं, मनोदैहिक मतलब बहुत सारा, आलपोर्ट मतलब बहुत सारा, इस प्रकार का परिभाषा याद कर लेते हैं। अब हम अगले पेज पे देखेंगे। अगले पेज पे हमारे यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया है वर्गीकरण में जो भारतीय दृष्टिकोण बताया है। ठीक है, जो भारतीय समाज है, भारतीय दृष्टिकोण में बताया है कि
श्रीमद् भागवत गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता रहती है उसके अनुसार बताया है कि जो भारतीय दृष्टिकोण है वह 3 प्रकार से बताया। सतोगुणी, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बताया है यहाँ पर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। इस वर्गीकरण में अगर यहाँ पर हम बात करें तो सतोगुणी में, तो सतोगुणी रहता है, तो सतोगुणी में सत्य और जो सत्य के कर्म पर चलते हैं धर्म अनुसार, उस प्रकार से लोग रहते हैं। और रजोगुणी रहते हैं, तो रजोगुणी में बताया हुआ है जो राजसिक, ठीक है, राजसिक मतलब आलसी जो रहते हैं, ठीक है, आलसी। जैसे कि मान ले खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में 1 घंटा सोना है भैया, उसके बाद में पड़ेगा, इस प्रकार से बताया है रजोगुणी। और तमोगुणी में बताया, ठीक, तमोगुणी, ठीक है, तमोगुणी में बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो तामसिक भोजन करते हैं, ठीक, तामसिक भोजन जैसे मान लो नॉनवेज खाते हैं या फिर ड्रिंक कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा जैसे कि गुटखा है, पान है, सिगरेट है, इसमें तमोगुणी के आधार पर आता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व बताया है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर कालर युग जो है, ठीक है, कालर युग है, ये 2 है, कालर युग और युग। इस आधार पर 3 बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी जो रहते हैं, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार से बताया है। अगर हम समझेंगे इसको सबसे पहले अच्छे से, तो अंतर्मुखी जो रहता है, तो अंतर्मुखी में एकांत प्रिय व्यक्ति, ठीक, जो समाज में घुलते मिलते नहीं है और एकांत एक किसी कमरे में या फिर एक सिंगल जगह पर बैठते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, ठीक है। और जो एकांत प्रिय के अलावा यहाँ पर बताया है कि जो संकोची रहते हैं, ठीक, संकोची बताया है कि जो कोई भी बात ऐसे बोलने में संकोच अपनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी तो मैं एक संकोच के रूप में पढ़ा रहा था, ठीक है, एक डर था मेरे चेहरे पे, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया तो डर खत्म होता गया। इस प्रकार से अंतर्मुखी जो रहता है वह अंतर्मुखी में एकांत और संकोची का आधार पर रहता है। और जो बहिर्मुखी रहते हैं, बहिर्मुखी में वाचाली, जो बहुत बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई क्लास में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो वो वाचाली, और वाचाली है तो वो क्या है, बहिर्मुखी है, ठीक है। और अगर वो एक कोई ऐसा बच्चा जो एकांत प्रिय है, कोई बैठा हुआ व्यक्ति है और कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, संकोचता अपनाता है, किसी प्रकार का प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, वो अंतर्मुखी है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, ठीक, सामाजिक व्यक्ति ऐसा रहता है जो कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, वह भी बहिर्मुखी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यह बहुत ज़्यादा हंसमुख रहता है, ठीक, सबका मनोरंजन करता है, क्रिएटिव रहता है, ये सबसे ज़्यादा मनोरंजन यही करते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति। इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ कि व्यवहार कुशल रहता है, इनका जो व्यवहार रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई किसी के बारे में पूछेंगे, जैसे कि आप किसी के बारे में पूछते कि वह व्यक्ति कैसा, तो बोलते हैं यार बहुत अच्छा बोलता है, हंसता होते हैं या बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार से बहुमुखी रहेगा। और उभयमुखी रहेंगे, उभयमुखी में अंतर्मुखी और जो बहिर्मुखी रहते हैं, इन दोनों को जोड़कर उभयमुखी बनता है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा कालर जो युग और युग ये दोनों थे। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है अगला हमारा समाजशास्त्र के आधार पर, ठीक है, जो समाजशास्त्र रहता है उसके आधार पर बताए इनके जो प्रतिपादक है, जो किसने दिया हुआ है, स्प्रेंगर ने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा। इसमें समाजशास्त्र में 6 प्रकार बताए हैं, ठीक, समाजशास्त्र में 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार में बताया कि आर्थिक, जो व्यवसायी रहता है, बिजनेसमैन रहता है, उद्योगपति रहता है, ठीक है, वह व्यक्ति आर्थिकता में आते हैं, ठीक है, जो अर्थ के आधार पर चलते हैं। और सामाजिक की बात है, जो समाज में व्यक्ति रहते हैं, समाज के कार्य करते हैं, समाज का सहयोग करते हैं, जैसे राजनेता है, ठीक है, वह सामाजिक आते हैं। और जो राजनीतिक रहते हैं, जो राजनीतिक में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेता आ गए, मंत्री आ गए, ठीक है, जो प्रतिष्ठा के व्यक्ति है वह राजनीतिक बात है। वो जो धार्मिक रहता है, धार्मिक में क्या होता है कि जैसे कि मान लो सत्संग करते हैं वह व्यक्ति, या फिर धर्मगुरु है जैसे कि मौलाना है, पादरी है, ये सब धार्मिक व्यक्तित्व बात है। इसके अलावा सैद्धांतिक की अगर बात करें तो सैद्धांतिक
जो शब्द है, कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो अपने उसूल खुद बनाता है या फिर सिद्धांत खुद अपनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे घर से कोई खाली नहीं जाएगा, तो ये उसके सिद्धांत है, वह सैद्धांतिक व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर सौंदर्यात्मक बताया, तो सौंदर्यात्मक जो रहता है वह सौंदर्यात्मक के अलावा कलात्मक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक मूर्तिकार है, ठीक है, या फिर प्रकृतिवादी है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया सौंदर्यात्मक। तो हमने ये समाजशास्त्र स्पेंगर समझा। इसके अलावा यह संवेग के आधार पर भी बताया है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस जो है वह जनक है इसके। ठीक है, इन्होंने बताया कि कफ वाले व्यक्ति भी होते हैं, इसके अलावा काले पीत वाले व्यक्ति भी होते हैं, इसके बाद पीले पीत वाले व्यक्ति भी होते हैं, रक्त पीत वाले भी व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से ये संवेग का बताया। अब आधुनिक वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, जो अभी चल रहा है वर्तमान में, उस आधार पर आपको किस प्रकार से व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर आपको यहाँ पर 3 भाग में मिलेंगे, जिसमें भावुक, कर्मशील, विचारशील। ठीक है, भावुक व्यक्ति वह रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सत्संग चलते हैं और सत्संग में अगर सुदामा चरित्र सुनाया जाता है और बहुत सारे मतलब जैसे कि मतलब दुख की घड़ी में व्यक्ति दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, और खुशी की घड़ी में या फिर बहुत जल्दी क्रोध होता है, तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, वो भावुकता में आते हैं। और कर्मशील जो कर्म के आधार पर जो कार्य करने में विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं काम करूँगा तो खाऊंगा और खाऊंगा, फिर काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा। इस प्रकार से कर्म के आधार पर रखते हैं। इसके अलावा विचारशील बताए कि विचारशील इस प्रकार से जो विचारों में खोए रहते हैं, जैसे कि मैंने आज प्लेन उड़ाया, ठीक, तो मैं सिर्फ विचार कर रहा हूँ, मैंने उड़ाया नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर विचारशील की बात आती है। और आखिरी हमारा आता है शरीर रचना। ठीक, शरीर रचना जो रहता है शेल्डन क्रेसमर, ठीक है, इन दोनों ने बताया कि किस प्रकार से रहता है। तो इसकी बात करें तो शेल्डन जो थे उन्होंने गोलाकार कहा है, ठीक, और यहाँ पर बताया गोलाकार। अब यहाँ पर शेल्डन ने और क्रेसमर ने आपको सिर्फ इसमें यह याद रखना है, आपको इसमें सिर्फ यह याद रखना है कि जो क्रेसमर है र निकल रहा है, तो शेल्डन ने सिर्फ कार लगाया है और इसमें शेल्डन ने कार लगाया हुआ है और क्रेसमर जो है उसमें काई लगाया हुआ। शरीर रचना के बारे में देखेंगे, शरीर रचना होती क्या है। शरीर रचना शेल्डन और क्रेसमर ने बताया हुआ और विशेषता भी बताई हुई है। ठीक है, ये किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि शेल्डन जो है, शेल्डन ने सिर्फ कार लगाया है, क्रेसमर ने सिर्फ काई लगाया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, शरीर रचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको शेल्डन और क्रेसमर अगर नाम याद रह जाते हैं, तो शेल्डन में सिर्फ कार लगता है और क्रेसमर में सिर्फ काई लगता है। ठीक है, इतना याद करेंगे, इस आधार पर ही सारा डिफाइन हो जाएगा। इस प्रकार से परिभाषित कर लेंगे। हम जैसे गोलाकार की बात करें तो गोलाकार व्यक्ति के अलावा आयताकार रहता है, ठीक, या फिर आयत काय बोल देगा हम इसको, या फिर सुडोल काय बोल देंगे। ठीक है, 2 प्रकार से बांट देते हैं। इस प्रकार से इसके अलावा यहाँ पर लंबाकार या फिर लंबकाय या क्रसकाय, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो गोलाकार व्यक्ति कैसा रहता है। गोलाकार व्यक्ति ऐसा रहता है कि जिसका पेट गोल रहता है, गोल मटोल रहता है। इस प्रकार से आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब गोलाकार जो व्यक्ति रहते हैं, इन दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। गोलाकार मतलब जैसे मोटे व्यक्ति रहते हैं, आलसी व्यक्ति रहते हैं, उसको हम कह सकते हैं। उनकी विशेषता में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो मोटे व्यक्ति रहते हैं और आलसी व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आलसी के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है 2 चीज़ दी है। अगर आपको गोलाकार का अगर आए तो आपको सिर्फ पेट याद रखना है। ठीक, आपको अगर गोलाकार या गोलकाय आए तो उसमें सिर्फ आपको पेट याद रखना है। पेट के आधार पर आप पता, जैसे कि मान लीजिए किसी का पेट गोल रहता है, मटोल रहता है, तो वो आलसी व्यक्ति रहता है। ठीक है, उनको आलस सबसे ज़्यादा आलसी रहते हैं, वो आलसी का नाम मोटे रहते हैं। इस प्रकार से आप पहला याद रख सकते हैं। दूसरे की बात करें तो आयताकार रहता है। आयताकार में क्या रहता है, आयत का या सुडोल का। ठीक है, अब सुडोल का की अगर बात करें तो ये व्यक्ति मजबूत रहते हैं,
और मजबूत के अलावा यहाँ पर बताया गया हुआ है शक्तिशाली। ठीक, शक्तिशाली बताया हुआ है। ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति लंबा भी है और शक्तिशाली भी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहलवान की बात करें, ठीक है, या एथलेटिक्स की बात करें, खिलाड़ी की बात करें, ये सब लंबे व्यक्ति होते हैं, मोटे नहीं रहते हैं। मोटे व्यक्ति वो बाहर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अब लंबा कार की बात करें तो लंबा कार में लंबा का एक क्या रहता है। अब इसमें किस प्रकार से याद करेंगे, लंबा कार में ये दुबले रहते हैं या पतले रहते हैं, या पतले के आधार पर लंबे। ठीक, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इनका मिश्रित रूप भी बताया है और मिश्रित रूप के अलावा यहाँ पर बताया है कि ये अगर मिश्रित रूप रहते हैं, बहुत सारे कोई मिश्रित रहे, कोई लंबा भी है और थोड़ा मोटा भी है। ठीक है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति मिश्रित में आ जाता है। तो ये जो सभी रूप है ये सभी इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से आप इसकी शरीर रचना की जो हमने बताया गया है ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। हम व्यक्तित्व का मापन करेंगे। अभी हम सबसे पहले व्यक्तित्व समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। वर्गीकरण देखा है सभी प्रकार से कि वर्गीकरण भी क्या होते हैं। अब हम व्यक्तित्व का मापन करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दो प्रकार के यहाँ पर मापन रहते हैं। ठीक, आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं थोड़ा। प्रक्षेपी क्या होता है, अप्रक्षेपी क्या होता है। प्रक्षेपी में आप किसी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये ए है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर बी है। और अगर आप ए और ए को बी समझना है तो पहले आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसके द्वारा आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति रहता है, विकलांग व्यक्ति किसके सहारे चलता है, स्टिक के द्वारा चलता है, साइकिल के द्वारा चलता है, इस प्रकार से चलता है। उसी प्रकार से प्रक्षेपी विधि में यही होता है। परंतु इसके अलावा हम बात करें तो अप्रक्षेपी जो विधि रहती है ये स्वयं का परीक्षण करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे खुद का परीक्षण कर रहा हूँ तो वह अप्रक्षेपी के अंतर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर बताया है प्रक्षेपी के अनुसार रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको आप IBT कहते हैं। ठीक है, IBT शॉर्टकट दिया हुआ है। प्रासंगिक अंतर विषय आत्मबोध जिसमें AT दिया हुआ है, और बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसमें CAT दिया है, और वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसमें ACT दिया है। इस प्रकार का 4 प्रकार बताया प्रक्षेपी में। अब सबसे पहले हम रोसा शाही धब्बा परीक्षण देखें। तो रोसा शाही धब्बा परीक्षण क्या होता है, ये पहले तो ये हरमन रोसा ने दिया हुआ है। ठीक है, ये इनके जनक है, हरमन रोसा है। ठीक, इन्होंने ये बताया जो धब्बे रहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि धब्बा है यहाँ पर रोसा शाही धब्बा परीक्षण में टोटल 10 धब्बे रहते हैं। ठीक है, जिसमें 5 काले और सफेद। ठीक, 3 यहाँ पर 3 जो रहते हैं काले और लाल, और यहाँ पर 2 रहते हैं मिश्रित, मतलब सभी प्रकार के। ठीक है, रोसा शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा ने दिया था, जिसको IBT कहते हैं। और इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रोसा शाही धब्बा परीक्षण जो है ये 10 धब्बे का होता है। ठीक है, 10 धब्बे रहते हैं, जिसमें से 5 काले सफेद रहते हैं, 3 काले लाल रहते हैं और 2 मिश्रित रहते हैं। ठीक है, एक जो बालक रहता है उसका परीक्षण करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कलर के अलावा एक और दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, एक कलर और ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसको अच्छे से समझ लेंगे हम थोड़ा। अब ये आपको मिक्स दिख रहा है, परंतु आपको कलर के आधार पर देखना है। जैसे काले सफेद बताया है, ठीक है, तो हम सफेद की जगह हरा कर लेते हैं। तो काले कहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, या फिर सफेद जो रहते हैं जिसमें हरा करा है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि होता क्या है इसको। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिख रहा है हमको, ये त्रिभुज दिख रहा है। अब त्रिभुज जो है ये विभिन्न प्रकार के धब्बे हैं, और इस आधार पर हमको देखना है काले सफेद कितने, काले लाल कितने और मिश्रित कितने हैं। ठीक है, कौन से है, इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें हमको सबसे पहले अगर देखना रहता है तो विषय वस्तु बताया जाता है कि विषय वस्तु क्या होती है, ठीक है। ये सबसे पहले हम विषय वस्तु में ये समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, तो जो है ये त्रिभुज है ये, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर पूछा है कि स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान पे है, खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, गिरा हुआ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब स्थान के अलावा गुण पूछा है ना, किस प्रकार का गुण दिख रहा है आपको इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गुण, अगर जैसे किसी का चित्र शेर आता है तो शेर का अगर चित्र रहता है, शेर हिंसक जानवर रहता है, तो वह गुण में आता है कि हिंसक है कि हंसमुख है, ठीक है। शेर हंसमुख तो रहता नहीं है। अब यहाँ समय की बात है कि समय में कितने समय में आपने पहचाना, जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे ही चित्र देखा तो आपको कितना समय लगा इसको पहचानने में कि ये त्रिभुज है, ठीक है। ये बातों का और रोसा साहित्य का परीक्षण के आधार पर किया जाता है, ठीक। आगे हम देखेंगे प्रासंगिक अंतर वो रखना है कि यहाँ पर रोसा साहित्य डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड बताए हैं और प्रासंगिक अंतर विषयात्मक बोध में करीब 31 कार्ड बताए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको आगे ये याद रखना है कि 31 में से 30 कार्ड जो रहते हैं वह रंगीन रहते हैं, मतलब भरे हुए चित्र वाले, ठीक है। और जो एक कार्ड रहता है वो खाली रहता है, ठीक है, जो बच्चों से खुद करवाया जाता है। अब जो 30 कार्ड रहते हैं, और 30 कार्ड में यहाँ पर बताया हुआ है यहाँ पर कि 10 जो कार्ड रहते हैं वो पुरुष के रहते हैं और 10 कार्ड रहते हैं वो महिला के रहते हैं और 10 कार्ड जो रहते हैं वो महिला और पुरुष दोनों के रहते हैं। इस प्रकार से कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद में एक जो कार्ड रहता है उस कार्ड में आपको चित्र अनुसार या फिर शब्द अनुसार आपको बताना होता है कि इसमें आपने क्या देखा है, क्या समझा है। इस आधार पर ये रहता है। इसको जो इसके जो जनक है वो मार्गन और मुरे है, ठीक। इस आधार पर इसको हम समझ सकते हैं। और ये जो इसका जो सन था वो 1935 था, ठीक है। जितना इसमें आता है उतना ही बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर बाल अंतर्बोध परीक्षण देखते हैं, ठीक। बाल अंतर्बोध परीक्षण देखते हैं हम। इसमें जो रहता है वो पोलार्ड ने दिया हुआ है, ठीक। इसका जो जनक है वो पोलार्ड है, ठीक है। अब इसको जब दिया था वो 1948 में दिया था। अब 1948 के अलावा इसमें 10 कार्ड रहते हैं, ठीक है, टोटल 10 कार्ड। अब देखो 10 कार्ड यहाँ पर भी रहते हैं, रोसा साहित्य डब्बा परीक्षण और बाल अंतर्बोध परीक्षण में 10 कार्ड रहते हैं। पर अंतर कितना है, ये धब्बे के आधार पर चलते हैं और यहाँ पर ये जानवरों के चित्र के अनुसार चलते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो बच्चा रहता है उसको कार्ड दिखाए जाते हैं और जो कार्ड रहते हैं वो बच्चों को दिखाए जाते हैं और ये 3 से 11 वर्ष के बच्चे का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब ये तो विदेश की बात चल रही है, पर अगर भारत की बात करूँ तो जो भारत में सर्वप्रथम जो उमा चौधरी थे, ठीक है, ये एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। और ये प्रोफेसर कौन से कॉलेज के थे, कलकत्ता के, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था इसका परीक्षण करके, ठीक है। थोड़ा है प्रश्न है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बाल अंतर्गत परीक्षण जो रहता है वो भारत में सबसे पहले उमा जो चौधरी है, उमा चौधरी प्रोफेसर थी कॉलेज की, ठीक है। ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। और वाक्य पूर्ति परीक्षण की बात करें तो वाक्य पूर्ति परीक्षण जो रहता है वो पाइल जो टेंडलर ने दिया है, ठीक है। यह 1930 में दिया था। इसमें क्या रहता है कि आपको एक वाक्य पूर्ति परीक्षण में पाइल और टेंडलर ने दिया था 1930 में। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, एक अधूरी कहानी रहती है जिसको आपको पूरा करना होता है, ठीक। परंतु क्या होता है कि कोई एक ऐसा अक्षर देते हैं, जैसे कि मान लो माँ देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब आपको जो मान लो एक लाइन से लेकर आखिरी की लाइन तक आपको माँ से ही बनाना है। जैसे कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं एक क्लास में पढ़ता हूँ, इसमें सब में माँ आ रहा है। तो आपको वाक्य पूर्ति परीक्षण में एक ऐसा शब्द दिया जाता है, उसमें से आपको एक अधूरी कहानी पूरी की जाती है। तो ये प्रक्षेपी विद्या थी। इस प्रकार की हमने
प्रक्षेपी की समझी थी। नेक्स्ट लास्ट पेज में, अब अगले पेज में आप प्रक्षेपी की समझेंगे कि अप्रक्षेपी में किस प्रकार की विधियाँ रहती है। यहाँ पर बताया हुआ है कि पहला जो आत्मनिष्ठ साक्षात्कार बताया कि जिसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे का इंटरव्यू लेता है, ठीक है, कुछ जानकारी लेता है, परीक्षण करता है। इस प्रकार से आत्मनिष्ठ साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आत्मकथा की बात आती है, तो आत्मकथा ऐसा रहता है कि जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है, खुद की अच्छे और बुरे गुण दोनों बता रहा है, ठीक है। अच्छे गुण भी बताए उनने और बुरे गुण भी बताए हैं। इस प्रकार आत्मकथा आती है। प्रश्नावली विधि रहती है कि कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आपको हाँ या ना में एक उत्तर देना पड़ता है। इस प्रकार से प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर इतिहास और जीवनगत गाथा होती है। इतिहास और जीवनगत गाथा इस प्रकार की रहती है कि एक जो बालक रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये बालक है, अब इस बालक के परिवार से, ठीक, परिवार से उसके जो गुण रहते हैं, व्यक्तित्व किस प्रकार का, जैसे मान लीजिए किसी से पूछता है, जैसे कि आप किसी से पूछते हो कि यार ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ज़्यादा गुस्सा करता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, इस प्रकार का जो इतिहास जीवन करता है, आप उसके इतिहास के बारे में या उनके जीवन के बारे में पता कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो। अब निरीक्षण वही दर्शन है। निरीक्षण वही दर्शन की बात कर रहा हूँ, तो निरीक्षण वही दर्शन में यहाँ पर व्यवहार की बात की है कि व्यवहारवाद जो रहता है, निरीक्षण होता है कि औपचारिक, ठीक, या अनौपचारिक के बारे में हिसाब से आप पता करते हो। मतलब एक सीधे तौर पर या किसी के अलावा किसी अन्य के तौर पर निरीक्षण करते हो। इस प्रकार से बताया। समाज नीति की बात होती है, तो समाज नीति विधि यह रहती है कि यहाँ पर समाज के जो सामाजिक कार्य रहते हैं उस आधार पर आप पता करते हो, ठीक है। एक व्यक्ति जो रहता है वह समाज में किस आधार पर कार्य करता है, कैसा रहता है, किस प्रकार से, जैसे कि कोई एकांत प्रिय व्यक्ति रहते हैं, वह समाज में नहीं जाते ज़्यादा प्रयत्न। इस प्रकार से आप समाज नीति के आधार पर उसका परीक्षण कर सकते हैं। अब निर्धारण मापने की बात करें तो निर्धारण मापने में यह रहता है कि एक जो प्रश्न पहले से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर अभी आपका किसी प्रकार का निरीक्षण करना है निर्धारण मापने का, तो मैं आपको एक प्रश्न पहले से निर्धारण कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि हम रोज खेलते हैं, ठीक, इस प्रकार का प्रश्न है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा मैं, जैसे कि मान लो सर्वदा, दूसरा है कभी कभी, तीसरा है कभी नहीं, और चौथा है यहाँ पर बिल्कुल नहीं, ठीक। अब यहाँ पर मुझे पता है कि हम रोज खेलते हैं, ठीक है। अब आपका अगर हम परीक्षण लेंगे तो आप क्या इसमें से एक ऑप्शन सही लगा दोगे कि इसमें से कौन सा सही है। तो इस प्रकार से हम पहले से कुछ निर्धारण कर लेते हैं। इस प्रकार का निर्धारण मापने का अंतर्गत आता है। इसके अलावा मनोविश्लेषण करता है, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि थी सिगमंड फ्रायड की, ठीक है, फ्रायड। अब इनने 2 बताए, स्वयं के आधार पर और एक मुक्त स्वतंत्र के आधार पर। तो स्वयं के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक। इस प्रकार से बताया सिगमंड फ्रायड ने। इसमें बताया चेतन में कि आपको पूरा याद है, ठीक। आपने कुछ पढ़ा है और आपको पूरा याद है तो वह चेतन में आता है, परंतु अगर थोड़ा याद है, ठीक, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आपको पूरा याद है, आपने जो पढ़ा है वो पूरा याद के अंदर आता है, चेतन है आपका पूरा, ठीक है। पर आप थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद अगर देखोगे आप तो आपको थोड़ा याद रहेगा, मतलब अचेतन में चले जाएगा। अर्धचेतन में मतलब आप बिल्कुल भूल जाएंगे, ठीक है, भूलना मतलब, ठीक है। मैंने जो पढ़ा है वो आप भूल गए तो अर्धचेतन के अंदर आता है। तो ये जो हम स्वयं के आधार पर हम परीक्षण करते हैं। इसके अलावा मुक्त और स्वतंत्र की बात है। मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे मान लीजिए मानसिकता, इसको आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक। मुक्त और स्वतंत्र में ये रहता है कि मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि मानसिकता क्या होती है। मानसिकता पे आपको 100 शब्द लिखना है, तो आप 100 शब्द लिखेंगे और 100 शब्द उस आधार पर मुक्त स्वतंत्र विधि में आप परीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा टॉपिक था आज का ये। अब हम 5 प्रश्न देखेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट में बताया 5 से 6। अब हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में दिखाया गया है पहला प्रश्न कि जो स्किनर जी है, तो स्किनर ने व्यक्तित्व मापन में निम्न में से कौन सी विधि को महत्वपूर्ण नहीं माना है, ठीक है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण है और बाकी 1 महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एक सम्मोहन है,
सम्मोहन के अलावा यहाँ पर बताया है आत्मनिरंचित व्यवहार, तीसरा है व्यवहार का दैहिक माप, ठीक है, और लास्ट है आत्म प्रतिवेदन विधि। तो ठीक है, स्किनर के माध्यम से यहाँ पर आपका ये वाला डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार का ये आंसर बताया था यहाँ पर इन्होंने। अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न बताया है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है हमको। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो पता रहता है, ठीक है, हमको जो पता रहता है वही हम सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बताया हुआ है यहाँ पर डिम्ब ग्रंथि, अंड ग्रंथि और प्रोजेस्टेरॉन और ब्रैंकियाज, और यहाँ पर अगला इनके सामने लिखा है, सही लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो डिम्ब क्या होता है, ठीक है, डिम्ब ग्रंथि क्या होती है। तो डिम्ब ग्रंथि में हम, और अंड ग्रंथि क्या होती है, ठीक है, ये दोनों हम पहले देख लेंगे। तो जो डिम्ब ग्रंथि होती है वह डिम्ब ग्रंथि में यहाँ पर महिलाओं की यौन ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, वापस से देखेंगे हम ये प्रश्न। यहाँ पर बताया कि ब्रैंकियाज जो रहता है, ठीक है, तो ब्रैंकियाज जो है वह आमाशय के नीचे वाला स्थान होता है, ठीक है। इसके अलावा डिम्ब ग्रंथि रहती है वह महिलाओं की यौन ग्रंथि बताई है, और अंड ग्रंथि रहती है वह पुरुषों की यौन ग्रंथि रहती है। देखो अंड क्या रहता है, अंडाणु मतलब पुरुषों की यौन ग्रंथि रहती है वह डिम्ब महिलाओं की यौन ग्रंथि रहती है। अब प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है गर्भाशय को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार का यहाँ पहला ऑप्शन हमको सही दिख रहा है, तो पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन बताया हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कथन है इसमें हमको विचार करना है। तो इसमें बताया है कि नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम में व्यक्ति के सामाजिक कारकों एवं प्रभावों पर तुलनात्मक रूप पर अधिक बल डाला है। तो ये सही है हमारा, ये बताया गया है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम में व्यक्ति के जैविक कारकों पर अधिक बल डाला है, सही बात है। नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम में व्यक्ति के जैविक कारकों को केवल गौण कारक बताया है, ठीक है, तो ये भी सही है, हमारा तीनों सही आ रहे हैं, ठीक है। जो वर्गीकरण किया था उस आधार पर तीनों सही है। यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि इरिक्सन ने प्रत्येक 8 अवस्थाओं में मनोसामाजिक संक्रांति का उल्लेख किया है, ठीक है। इरिक्सन ने क्या बताया है कि जो प्रत्येक 8 अवस्था थी मनोसामाजिक संक्रांति का उल्लेख किया है, तो की थी विश्वास बनाम अविश्वास, बल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता और घनिष्ठता बनाम विलंघन, ठीक है। तो यहाँ कूट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा पहला आएगा, तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है पहल शक्ति बनाम दोषिता, ठीक है। हम पहल करते हैं उसमें दोष निकालते हैं, ये पहला आ रहा है। इसके अलावा परिश्रम बनाम हीनता आ रही है, फिर घनिष्ठता बनाम विलंघन आ रहा है, और फिर विश्वास बनाम अविश्वास आ रहा है, ठीक है, मतलब बड़े से लेके छोटा तक। इस प्रकार का यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया कि सुमेलित करना है हमको। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, एडिशनल ग्रंथि कहाँ होती है, कंठ ग्रंथि कहाँ होती है और अकंठ ग्रंथि क्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कि पीयूष ग्रंथि जो रहती है वह मस्तिष्क में होती है, ठीक। इसके अलावा एडिशनल ग्रंथि जो रहती है, एड्रिनल ग्रंथि वक्र में रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कंठ जो ग्रंथि रहती है शरीर में सहायक रहती है, और अकंठ ग्रंथि जो रहती है वह मस्तिष्क में रहती है। इस प्रकार से हमारा सी वाला आंसर सही हो रहा है यहाँ। अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कथन असत्य बता रहा है। तो फ्रायड ने मानव व्यवहार को समझने की सबसे उत्तम इकाई मूल प्रवृत्ति को माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। अगला हम आलपोर्ट ने मानव व्यवहार को समझने की सबसे उत्तम इकाई शीलगुण को माना है। अगला देखेंगे फ्रायड और आलपोर्ट के व्यक्तिगत सिद्धांतों में कुछ विभिन्नताओं का पता अध्ययन से लगता है। और अगला है व्यक्तित्व के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए 5 उपायों का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर गलत आ रहा है, और डी वाला असत्य वाले की बात हो रही है यहाँ पर, तो असत्य ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर सही है यहाँ पर।